हेलो स्टूडेंट, विनीतास हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक स्पर्श का पाठ 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, जिसका शीर्षक है गीत अगीत। यहाँ दिनकर जी अपनी कविता के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि दोनों में कौन सुंदर है, गीत या अगीत। तो आइए पढ़ते हैं इस बारे में विस्तार से। लेट्स स्टडी व्याख्या ऑफ गीत अगीत। सबसे पहले पढ़ते हैं हम दिनकर जी का जीवन परिचय। दिनकर जी का जन्म स्थान बिहार का मुंगेर जिले का सिमरिया गांव था और जन्म 30 सितंबर 1908 को हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। तो इस कविता में एक ओर नदी, तोते और प्रेमी के माध्यम से प्रेम का मुखरित रूप, गीत और उसका प्रभाव बताया है। वहीं दूसरी ओर गुलाब, शुकी और प्रेमिका के माध्यम से मौन रूप, जो कि अगीत बनकर रह गया है, उसका सुंदर चित्रण किया है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं विस्तार से। पहला काव्यांश है, गाकर गीत विरह के तटिनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुंह खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। गाकर गीत विरह के तटिनी, तटिनी होती है नदी, वेगवती बहती जाती है, तेज गति से बहती जाती है। तो कविता के इस भाग में नदी के बहने के दृश्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि नदी को बहता हुआ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। विरह के गीत किसी के बिछड़ने में गाए जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जब नदी तट को छोड़कर आगे बढ़ रही है, तब वह गीत गाते हुए बढ़ रही है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। ऐसा लग रहा है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। उपलों से तात्पर्य होता है किनारे। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। नदी को बहता हुआ देखकर गुलाब सोचता है अपने मन में कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती, तो वह भी पूरी दुनिया को अपने पतझड़ के सपनों के गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुंह खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। निर्झरी अपन कहते हैं झरने को या नदी को, और पाटल हो गया गुलाब, मुख होता है शांत। तो जहां एक और नदी अपनी विरह के गीत गाते हुए कलकल की आवाज करते हुए बह रही है, वहीं दूसरी ओर गुलाब का पौधा चुपचाप अपने गीत को अपने मन में दबाए किनारे पर खड़ा हुआ नदी को बहते देख रहा है। इसमें दिनकर जी कह रहे हैं कि नदी द्वारा गाया जाने वाला गीत सुंदर है अथवा गुलाब द्वारा नहीं गाया जाने वाला अगीत सुंदर है। अगला काव्यांश, बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते को छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंगपर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते सने में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है,
गीत अगीत कौन सुंदर है। कविता के इस भाग में कवि तोता और मादा तोता या मैना के प्रेम का सुंदर वर्णन करते हुए कहता है कि बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते को छाया देती। खोते कहते हैं घोंसले को, कि तोता पेड़ की उस घनी डाली पर बैठा है जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है। पंख फूला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे है सेती। उसी घोंसले में उस तोते की मादा अपने पंखों को फैला करके अपने अंडे से रही है। गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंगपण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते सने में सनकर। तो जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती है और तोते के पंखों का स्पर्श करती है तो तोता गाने लगता है और उसका गाना सुनकर शुकी के गीत उमड़कर रह जाते सने में सनकर। उसका गाना सुनकर उसकी मादा या मैना भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो यहाँ तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा है और इधर उसकी मादा या मैना उसका गीत सुनकर फूले नहीं समा रही है, अर्थात कि वह बहुत खुश है। फूला नहीं समाना मुहावरा है जिसका तात्पर्य है कि हम अत्यधिक खुश हैं। तो कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि तोते द्वारा गाया गया गीत अधिक सुंदर है या मैना के द्वारा न गा सकने वाला अगीत सुंदर है। आगे है तीसरा काव्यांश। दो प्रेमी हैं यहाँ एक, जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहीं खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यो मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। दो प्रेमी हैं यहाँ एक, जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, तो यहाँ सांझ से तात्पर्य है शाम और आला होता है एक लोकगीत का नाम है आल्हा। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहीं खींच लाता है। कविता के इस भाग में कवि ने दो प्रेमियों का वर्णन किया है और कहा है कि दोनों प्रेमियों में से जब एक प्रेमी शाम के समय कोई लोकगीत गाता है तो उसकी प्रेमिका, यहाँ राधा को हम प्रेमिका के रूप में लेते हैं, तो उसकी प्रेमिका उस गाने को सुनने के लिए अपने घर से खिंची चली आती है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यो मन में गुनती है। तो यहाँ प्रेमिका के बारे में लिखते हुए कवि कहते हैं कि नीम के पेड़ों के पीछे छुपकर चुपचाप वह अपने प्रेमी को गाते हुए सुनती है और हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यो मन में गुनती है, और वह अपने मन ही मन सोचती है कि हे विधाता, विधना कहते हैं विधाता ईश्वर, हे विधाता मैं इस गाने का हिस्सा क्यों नहीं हूँ, मैं इस गाने की कड़ी क्यों नहीं हुई। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो गाता प्रेमी है, वह गाता है, परंतु इससे प्रेमिका का हृदय, अंतर कहते हैं हृदय को, प्रेमिका का हृदय खुशी से फूल रहा है। अपने प्रेमी के गीत को सुनकर उसका हृदय फूला नहीं समा रहा है, वह चुपचाप अपने प्रेमी के गीत का आनंद लेती रहती है। जहाँ एक और प्रेमी गीत गाकर अपने प्रेम का बखान कर रहा है,
वहीं दूसरी ओर चुप रहकर भी प्रेमिका उतने ही प्रभावशाली रूप से अपने प्यार को व्यक्त कर रही है। इसलिए दिनकर जी कह रहे हैं कि प्रेमी द्वारा गाया जाने वाला गीत सुंदर है अथवा प्रेमिका द्वारा नहीं गाया जाने वाला अगीत सुंदर है। तो स्टूडेंट्स, यह पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर ले। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।